हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश वांगडारे और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई फी नहीं पे करनी है और ना ही किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन करवाना है। और इन्हीं बातों के साथ आज की हम क्लास शुरू करते हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं माइंड मैप। मतलब ये कि अगले कुछ मिनटों के अंदर इस चैप्टर के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके दिमाग के अंदर क्या होने वाले हैं, फिट होने वाले हैं। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरी एक बात, और यदि आपको कोई डाउट होता है राइट तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्लास की जो स्पीड होगी, क्योंकि अपने को रिवीजन करना है बहुत शॉर्ट में, इसलिए थोड़ी सी फास्ट होगी, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना है और कोई भी पार्ट को स्किप नहीं करना है। चलिए भैया, तो हम बात करते हैं कि यदि हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं, तो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको अपने को दिमाग के अंदर सेट करना है। बहुत ध्यान से देखिएगा कौन सी चीजें हैं। तो भैया ये रहा आपके पूरे चैप्टर का लेखा जोखा, ये रहा आपके पूरे चैप्टर का लेखा जोखा, क्योंकि इन्हीं चीजों से आते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस और इन्हीं में छुपे हैं कॉन्सेप्ट्स। सो बहुत ध्यान से देखिएगा, जब हम ये कहते हैं कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, राइट, तो बेसिकली हम बात करते हैं दो चीजों के बारे में, शुद्ध चीजों के बारे में, शुद्ध पदार्थों के बारे में और अशुद्ध पदार्थों के बारे में। जब हम कहते हैं कि कोई पदार्थ शुद्ध है तो उसमें दो चीजें आती है बेटा, या तो कोई तत्व आएगा या फिर कोई यौगिक आएगा। जब हम कहते हैं कि भैया शुद्ध पदार्थ है तो तत्व यदि है तो कौन से तत्व हो सकते हैं, तो हाँ, हाइड्रोजन हो सकता है, सोडियम हो सकता है और 118 प्रकार के तत्वों को आप जानते हो जो कि आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल में ऑलरेडी गिवन है, तो इनमें से कोई भी हो सकता है। दूसरी बात, यदि हम यौगिकों की बात करें राइट, तो दो या दो से ज्यादा तत्व आपस में मिलकर एक फॉर्मूले का निर्माण करते हैं, उसको अपन यौगिक कहते हैं। कि जैसे हमने कहा भैया H2O, आपने कहा ओके सर, फिर हमने कहा मीथेन, आपने कहा ओके सर, फिर हमने कहा NaCl। तो ये जो चीजें होती हैं इनको हम कहते हैं यौगिक। अकेला यदि है तो कहलाएगा तत्व, और दो या दो से ज्यादा यदि है तो उसको हम क्या बोलेंगे, यौगिक। बात यहां पर जाकर खत्म हो जाती है शुद्ध पदार्थों के लिए। जब हम कहते हैं कि अशुद्ध पदार्थ, जब हम कहते हैं कि अशुद्ध पदार्थ जिसका केमिकल फॉर्मूला फिक्स्ड है ही नहीं, जब हम कहते हैं अशुद्ध पदार्थ जिसका केमिकल फॉर्मूला फिक्स्ड नहीं होता, देखो शुद्ध पदार्थों का केमिकल फॉर्मूला फिक्स्ड होता है, इसलिए हम उसको तत्व और यौगिक के नाम से डिफाइन करते हैं। पर जब हम कहते हैं कि भैया अशुद्ध पदार्थ है तो इसका कोई केमिकल फॉर्मूला फिक्स्ड नहीं होता। अपने आसपास बहुत सारे अशुद्ध पदार्थ होते हैं जिनका हम कभी फॉर्मूला ही नहीं बता पाते और जो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जानना। जैसे आप कभी ब्लड का केमिकल फॉर्मूला नहीं बता सकते, कुछ इसी तरीके से आप कभी मिल्क यानी कि दूध का, शहद यानी कि हनी का और मृदा यानी कि मिट्टी का यानी कि सॉइल का केमिकल फॉर्मूला नहीं बता सकते, क्योंकि केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब अशुद्ध पदार्थ हैं, क्योंकि इनका रासायनिक सूत्र होता ही नहीं है। बात समझ में आई? अब जब हम कहते हैं कि भैया अशुद्ध पदार्थ हैं राइट, तो उसको हम जानते हैं किस नाम से, मिश्रण के नाम से। बहुत शानदार सी कहानी है। अशुद्ध पदार्थों को हम जान देंगे इसके नाम से, मिश्रण के नाम से, और उसमें दो प्रकार की चीजें आती हैं। एक आता है आपका समांगी मिश्रण, आपने कहा ओके सर, सब आता है इसके बारे में अपने को। दूसरा जो है वो आता है असमांगी मिश्रण। पहला वाला जो है वो क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण, जिसमें आता है विलयन। और आपको पता है यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके हो, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला जो मिश्रण का प्रकार है वो है समांगी। अब आप बोलोगे सर समांगी का मतलब क्या होता है, बात समझ में? भैया समांगी का मतलब होता है एक समान, एक समान, जिसमें जो पार्टिकल्स हैं, कण हैं, यदि वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, वितरित हैं, तो उसको अपन कहते हैं समांगी मिश्रण। और ये जो समांगी मिश्रण होता है ना, इसकी दो चीजों के बारे में अपने को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से पूछे जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। बहुत ध्यान से देखिएगा। एक तो हम बात करते हैं विलयन की सांद्रता की और दूसरी हम बात करते हैं विलयन के गुणों की। बात समझ में? या तो हम बात करेंगे विलयन की सांद्रता की, या फिर हम बात करते हैं विलयन के गुणों की। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं असमांगी मिश्रण, जिसको आप लोग विषमांगी मिश्रण भी कहते हो। अब हम बात करते हैं असमांगी मिश्रण, जिसे आप लोग विषमांगी मिश्रण भी कहते हो, और इसमें फिर दो चीजें आ जाती हैं निकलकर। पहली जो चीज है उसे आप कहते हो कोलाइडी विलयन, पहली जो चीज है जिसे आप कहते हो कोलाइडी विलयन, और दूसरी जो है जिसे आप कहते हो निलंबन यानी कि सस्पेंशन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा।
अब कोलाइडी विलयन जो है इसका भी केमिकल फॉर्मूला फिक्स्ड नहीं हो सकता। दूसरी बात ये कि केमिकल फॉर्मूला की यदि हम बात करेंगे तो भैया निलंबन का भी फिक्स नहीं हो सकता। पर जब आप कोलाइडी विलयन की बात करते हो तो यहां पर कणों का आकार थोड़ा सा छोटा होता है, पर यदि आप बात करोगे निलंबन की तो यहां पर जो कणों का आकार है वो कैसा होता है, बड़ा होता है। तो आपने कहा ओके सर, मतलब चैप्टर में अपने को ये याद रखना है कि भैया पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि शुद्ध कंसीडर किए जाते हैं, जिनका रासायनिक सूत्र होता है जिसमें आता है आपका तत्व और यौगिक, पहली बात। दूसरी बात में अपने को याद रखना है गुरुजी कि भैया पदार्थ जो है वो अशुद्ध भी हो सकते हैं, उसको अपन कहते हैं मिश्रण। और यदि हम मिश्रणों की बात करें तो मिश्रण में फिर दो कैटेगरीज अपने को मिलती है, नहीं तो चार हो गई, दो कैटेगरीज अपने को मिलती है। कौन सी कौन सी, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक समांगी, दूसरी असमांगी। समांगी जो है उसमें कौन आता है, तो बाबू विलयन आता है। आपने कहा ओके सर, हो गया डाउट क्लियर, बहुत बढ़िया। तो समांगी में कौन आता है, तो भैया विलयन आता है। पर यदि हम बात करते हैं असमांगी मिश्रण की, यदि हम बात करते हैं असमांगी मिश्रण की, तो इसमें फिर दो चीजें आती हैं, एक आता है कोलाइडी विलयन, राइट, और दूसरा आता है निलंबन। यहां तक ठीक है, दोनों की अपने को गुणधर्म पढ़ने और बहुत डीप में नहीं पढ़ना है, क्लियर। चलिए और हम बात करेंगे, हम देखेंगे बहुत सारे पृथक्करण के तरीके। मतलब यदि मैं आपसे कहूं कि आपको जो है पेट्रोल और जल यानी कि पानी को यदि पृथक करना है, सेपरेट करना है, तो उसके लिए आपके दिमाग में सीधे आएगा सर पेट्रोल और पानी एक दूसरे में घुलनशील तो है नहीं, तो हम एक पृथककारी कीप लेकर सेपरेट कर सकते हैं। ऑन द सेम वे यदि मैं आपसे यह कहता हूं कि दूध से क्रीम अपने को निकालना है, तो आप बोलोगे सर एक काम करते हैं, हम उसको ना बहुत जोर से क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, अपकेंद्रण विधि द्वारा हम इसका पृथक्करण कर देंगे। तो भैया कुछ घिसी पिटी चीजें हैं जिसका अपने को करना है पृथक्करण, मतलब कि दो अलग अलग प्रकार के जो अवयव हैं, चीजें हैं, उसको एक दूसरे से क्या करना है, अलग करना है। इनमें से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम पहले से जानते हैं, बात समझ में। तो ये 5-6 ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चंस, और इन सब के कॉन्सेप्ट्स में आपके दिमाग के अंदर फिट करने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो हम बात करते हैं दूध से क्रीम निकालने की, साथ में हम बात करते हैं कि भैया दो द्रव्य यदि हैं जो कि कैसे हैं, अघुलनशील हैं, उसको कैसे अलग करोगे। साथ में हम बात करते हैं कि नमक और कपूर का यदि किसी ने मिश्रण बनाकर दे दिया, क्योंकि नमक को यदि आपने पीस दिया तो वो भी पाउडर बन जाएगा सफेद कलर का, कपूर को आपने पीस दिया तो वो भी पाउडर बन जाएगा सफेद कलर का। दोनों को जब आप मिक्स करोगे, राइट, उसके बाद यदि आपसे कोई बोले कि अब नमक अलग निकाल कर दिखाओ, तो फिर आप क्या करोगे, उसको भी अपन इस चैप्टर में पढ़ते हैं। साथ में हम कहते हैं कि भैया वायु के अंदर अलग अलग प्रकार की क्या होती है, गैसें होती हैं। कौन सी, तो अपनी नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अपनी ऑक्सीजन है, अपनी जो है कार्बन मोनोऑक्साइड है, हीलियम है, ऐसी बहुत सारी गैसें होती हैं वायु के अंदर, उनका भी पृथक्करण करना सीखेंगे। और साथ में हम कहेंगे कि अच्छा सुनो, अब दो घुलनशील द्रवों को हमने आपस में मिलाया है, अब आप अलग करके दिखाओ। अब आपने कहा कि हमने अल्कोहल में पानी मिला दिया, अब आपने कहा कि भैया हमने जो है अल्कोहल में पानी मिला दिया, एसीटोन में जल मिला दिया, अब अलग करके दिखाओ, हिम्मत है तो। और हिम्मत, अपनी प्रैक्टिस करने पर हिम्मत बहुत है, अपन उसको भी अलग कर लेंगे। बात समझ में आई। तो मोटी मोटी बात यह है कि पृथक्करण से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, पहली बात, ठीक है। साथ में भैया जब इस चैप्टर का अपन समापन करेंगे तो चलते चलते हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में, और यहां से पूछ लिए जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। तो बेसिकली ये हैं कीवर्ड्स, इसको बढ़िया से अपनी कॉपी में आप नोट करेंगे और चलेंगे हम इस चैप्टर के अब 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट्स पर, ठीक। तो आपने कहा ओके सर, तो अपने को क्या क्या याद रखना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। पदार्थ जो है वो दो प्रकार के होंगे, बहुत ध्यान से देखोगे, आपको यदि आता है तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं आता है तो भी रिवीजन हो जाएगा, अपन अच्छे से पढ़ेंगे ना कंसंट्रेशन के साथ। भैया पदार्थ दो प्रकार के हैं जिनका रासायनिक सूत्र एकदम फिक्स्ड है, अपन उनको शुद्ध कहते हैं, जैसे जल, जैसे कि नमक NaCl, जैसे कि आपका हाइड्रोजन गैस, जैसे कि आपका सोडियम गैस। और यदि पदार्थ आपका शुद्ध नहीं है तो कैसा होगा, अशुद्ध होगा, जिनका रासायनिक सूत्र जो है ना वो फिक्स्ड नहीं है, जिनका 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 रासायनिक सूत्र जो है वो फिक्स्ड नहीं है, और उनको हम क्या बोलेंगे, अशुद्ध पदार्थ बोलेंगे, जिसमें आते हैं हमारे मिश्रण, और ये मिश्रण जो है वो दो प्रकार के होते हैं। उसके बाद की जो कहानी है वो मैं डिस्कस कर चुका हूं, बढ़िया से इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो। चैप्टर की करते हैं शुरुआत, पक्का, बोलो यस सर, बहुत शानदार कहानी, आ जाओ। तो ठीक है, रगड़ देंगे इस पूरे चैप्टर को, बढ़िया से सुनना, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। चलिए सबसे पहले बात करेंगे शुद्ध पदार्थ की। शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है तथा इसमें मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं
उदाहरण के लिए आप जल ले लीजिए, सोडियम क्लोराइड ले लीजिए, चीनी ले लीजिए। हम उदाहरण के लिए भाई जल लेंगे, बिना इसके जो है जीवन अधूरा है। तो हम बात किसकी करेंगे? जल की बात करेंगे। चलो, मैं कह रहा हूं मेरे पास एक ग्लास है, आपने कहा ओके सर। मैं कह रहा हूं मेरे पास क्या है? तो एक ग्लास है, आपने कहा ओके सर। इसके अंदर जो है क्या भरा हुआ है? तो भैया H2O यानी कि जल भरा हुआ है। आपने कहा ओके सर, बढ़िया। ये देखो, दिख रहा होगा, देखो दिख रहा होगा, देखो ये देखो, बात समझ में। अब मैं कह रहा हूं भाई इसके अंदर जल है, H2O है। आपने कहा ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके अंदर आपको क्या लगता है? जल के यानी कि H2O के कितने मॉलिक्यूल्स यानी कि आपके जो है कण होंगे? बात समझ में आ रही है? कितने जो है अणु होंगे? तो आप बोलोगे सर असंख्य, क्योंकि एक H2O तो इतना छोटा होता है भाई, अपन देख भी नहीं सकते। बहुत सारे H2O मिलकर आपस में जुड़कर ये निर्माण कर रहे हैं इस वाले पानी का, जिसको भी मैं पीने वाला हूं थोड़ी देर बाद। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। अब ये बताओ मेरे को, इसको अपन इधर रख देते हैं, ठीक है। अब ये बताओ इसके अंदर जितने भी कण हैं सबका जो सूत्र है वो क्या है? H2O है। तो दो कहानियां, पहला तो इनका रासायनिक सूत्र होगा, और दूसरा यदि हम देखेंगे तो भैया ये सब कैसे होंगे? एक समान होंगे। इसको अपन ने कहा शुद्ध पदार्थ। इसको हमने क्या कहा? शुद्ध पदार्थ। अब हम बात करते हैं शुद्ध मिश्रण के बारे में। तो जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में मिलते हैं तो मिश्रण का निर्माण करते हैं, परंतु 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 किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। इसको भी समझेंगे, बहुत शानदार कहानी। मैंने कहा मेरे पास नमक है, आपने कहा ओके सर। फिर मैंने कहा मेरे पास कपूर भी, आपने कहा ओके सर। क्या करेंगे? तूफानी करेंगे, बिल्कुल करेंगे भाई। नमक और कपूर को आपस में मिलाया गया। जैसे ही अपन ने नमक और कपूर को आपस में मिलाया और एकदम कूट दिया गया, एकदम पीस दिया गया। नमक और कपूर जो है उसको एकदम अपन ने कूट दिया, पाउडर बना दिया। अब पाउडर बना दिया तो अपने को क्या मिला? मिश्रण मिला। हमें कौन सी चीज मिली? तो हमें मिला मिश्रण। इन दोनों ने आपस में रिएक्ट नहीं किया, पर दोनों जो है एक दूसरे के अंदर इस तरीके से घुल मिल गए, इस तरीके से खो गए कि अब आपको बिना पृथक्करण करे इनके आप कणों को अलग अलग नहीं कर सकते। बात समझ में आई? तो शुद्ध पदार्थ मेरे सभी धुरंधर स्टूडेंट्स को क्लियर है। ऑन द सेम वे यदि हम बात करें तो भैया आप लोगों को शुद्ध मिश्रण भी क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम और आगे बढ़ेंगे, हम प्रॉपर्टीज या गुणधर्मों के बारे में बात करेंगे। और सुनो, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है ना जो परीक्षा में कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं होता है जब हम बात करते हैं किसकी? शुद्ध पदार्थों की या शुद्ध मिश्रण की। दूसरी बात यह, मिश्रण का संगठन जो है वो परिवर्तनीय होता है। तीसरी बात, मिश्रण के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। समझने की इसको कोशिश करते हैं। आपने कहा था सर नमक है, आपने कहा था सर नमक है, और नमक जो है वो किसके साथ मिला हुआ है? तो भैया कपूर के साथ मिला हुआ है। दोनों सफेद सफेद होते हैं, हम देखकर तो पृथक्करण नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं पता? दिमाग लगाते हैं। हमने कहा अरे कपूर जो है, अपन यदि इस मिश्रण को गर्म करेंगे, इस मिश्रण को हम क्या करेंगे भैया? हम गर्म करेंगे इस मिश्रण को। आपने कहा ओके सर, ये गर्म करेंगे, ये इसमें रखा हुआ है, और इस मिश्रण को यदि हम गर्म करेंगे तो आप जानते हो कि कपूर जो है वो ठोस से सीधे जो है गैस में परिवर्तित हो जाएगा, जिसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। तो भैया कपूर जो है वो उड़ जाएगा, कपूर जो है वो उड़ जाएगा, और थोड़ी देर बाद जो है वो कौन सी चीज बची रहेगी? सिर्फ नमक। मतलब ये कि हम इनको क्या कर सकते हैं? बहुत ध्यान से देखिएगा, सुगमता से पृथक कर सकते हैं, और यही तो इस चैप्टर में अपने को पढ़ना है। साथ में आज बात करेंगे मिश्रण जो होता है वो उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। जैसे कि नमक के घोल की यदि हम बात करेंगे तो भैया नमक का जो घोल है, जो कि एक प्रकार का क्या है? विलयन है। बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको पानी भी समझ में आएगा और स्वाद में आपको नमक भी अलग से लगेगा। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। और मिश्रण का एक निश्चित गलनांक तथा क्वथनांक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके अंदर अलग अलग प्रकार की चीजें पाई जाती हैं, सीधी बात। और मिश्रण का कोई भी रासायनिक सूत्र नहीं होता है। इसको बहुत बढ़िया तरीके से अपनी खोपड़िया के अंदर सेट कर लो। मिश्रण का कोनो रासायनिक सूत्र नहीं होता। बोले तो नो केमिकल फॉर्मूला, अपन लिख देते हैं यहां पे नो। उसके अंदर कौन से केमिकल है ना वो बता सकते हैं, पर नो केमिकल फॉर्मूला क्या बोलेंगे हम बात करेंगे भैया नो केमिकल फॉर्मूला। तो हम बोलेंगे नो केमिकल फॉर्मूला। किसमें? मिश्रण का कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं होता। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि कितने प्रकार के होंगे। तो आप कहोगे सर दो, अब भी आपने बताया था दो प्रकार के।
कौन से? एक है बाबू समांगी, दूसरा वाला है विषमांगी। समांगी वाला जो होगा ना, इसको होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाएगा, विषमांगी जो है इसको हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहा जाएगा। और जिनमें समान संगठन होगा, राइट, जिसमें जो उसके अंदर के कण हैं उनका समान क्या होगा, संगठन होगा, उसे हम समांगी मिश्रण कहेंगे। जिसमें असमान संगठन होगा उसे हम विषमांगी मिश्रण कहेंगे। जिसमें जो है समान संगठन होगा उसे हम समांगी मिश्रण कहेंगे। जिसमें जो है असमान संगठन होगा उसे हम विषमांगी या फिर असमांगी मिश्रण कहेंगे। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, आपने कहा सर जल में कॉपर सल्फेट, आपने कहा सर जल में कॉपर सल्फेट, आपने कहा सर जल में चीनी, फिर आपने कहा कार्बन डाइसल्फेट में सल्फर या अल्कोहल में जल। तो ऐसे जो मिश्रण होंगे इनको हम समांगी मिश्रण कहेंगे। और विषमांगी क्या होंगे? जिनमें असमान संगठन होगा। अब ये असमान और समान संगठन का मतलब क्या है, इसको अपन थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं, रोशनी डाल लेते हैं। मैंने कहा भैया मेरे पास एक गिलास है हमने कहा ओके सर इसके अंदर क्या है, तो आपने कहा सर इसके अंदर जल है। चलो, और यहां से अपन कौन सी चीज डालेंगे? अल्कोहल। यहां से अपन कौन सी चीज डालेंगे? अल्कोहल डाल लो, नमक डाल लो, चीनी डाल लो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, अब इसमें अपन ने डाला अल्कोहल C2H5OH। अब ये जो अल्कोहल आपने जल के अंदर डाला है ना, ठीक है, ये अल्कोहल जल के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाएगा। मतलब ये कि पूरे आपके आयतन भर जिसमें जल भरा हुआ है उसमें अल्कोहल का जो कण होंगे ना वो एक समान रूप से वितरित हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर अल्कोहल ज्यादा है और नीचे कम है। मतलब आप कोई भी एक बूंद अब यहां से आप निकालोगे तो उसमें जितना जल मिलेगा उतना ही क्या मिलेगा? अल्कोहल मिलेगा। इसलिए अब इसको अपन बोलते हैं समांगी मिश्रण। बोले तो एक समान रूप से, खत्म बात। तो इसको हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे भैया एक समान रूप से। अरे वाह क्या बात है, चलो समझ में आ गया क्या? तो भैया ये हो गया कैसा? एक समान रूप से। पर यदि हम बात करते हैं इसके बारे में, विषमांगी मिश्रण के बारे में, जिसमें असमान संगठन होता है, मतलब ये कि वितरण जो है वो एक समान नहीं होता। अब जैसे एक बात बताओ, रेत में नमक मिला नमक मिलाया, रेत में नमक को आपने मिला दिया, आपको क्या लगता है कि जितना नमक और रेत है उसका जो कॉम्पोजिशन होगा, संगठन होगा, वो एक समान होगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। कहीं पर रेत ज्यादा तो कहीं पर नमक ज्यादा। नमक और चीनी को आप मिलाइए, कहीं नमक ज्यादा कहीं पर क्या? चीनी ज्यादा। बात समझ में? तो ऐसे जो होते हैं ना उनको हम बोलते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ऐसे जो होते हैं मिश्रण उनको हम बोलते हैं हेटेरोजीनियस, यानी कि विषमांगी या फिर आप इसे असमांगी भी कह सकते हो। राइट, तो और भी एग्जांपल से नोट कर लो। बस ऐसा धीरे धीरे करते 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 इस पूरी कहानी को अपन निपटा देंगे। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? सॉल्यूशन यानी कि विलयन के बारे में। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये समांगी मिश्रण है। और रुको ना, सीधे आपको कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर फिट करते रुको भाई। इसमें आता है विलयन। इसमें कौन आता है? इसमें आता है विलयन। और यदि हम यहां पर देखेंगे तो यहां पर दो चीजें आती हैं, अब भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। एक आता है इसमें क्या? कोलाइडी विलयन। तो एक जो है इसमें क्या आता है? कोलाइडी विलयन। और दूसरा वाला जो है वो आता है निलंबन। ठीक है, अब थोड़े उदाहरण भी हो जाए तो निलंबन का पता है बेस्ट एग्जांपल क्या है? पानीपुरी वाला पानी। पानीपुरी वाला पानी, पानीपुरी वाला पानी जिसको आप लोग पानीपुरी वाले भैया से रिक्वेस्ट कर करके दोने में प्लेट में एक्स्ट्रा मांगते हो, भैया थोड़ा पानी दे दो, थोड़ी सूखी दे दो। बात समझ में? तो ऐसी पानीपुरी वाला पानी जो है वो है निलंबन यानी कि सस्पेंशन। ठीक है जी, चलिए रगड़ते हैं, नोट कर लो। समांगी बोले तो विलयन, विषमांगी बोले तो कोलाइडी विलयन, या फिर हम बात करेंगे किसकी? निलंबन की। चलिए और आगे बढ़ेंगे इस कहानी को लेकर। विलयन यानी कि सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं। विलयन यानी कि सॉल्यूशन में भैया दो चीजें होती हैं। देखो, एक होता है विलायक, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक जो है वो होता है विलायक और इसमें मिलाते हैं विलेय। एक जो है वो क्या होता है? विलायक, और इसमें मिलाते हैं विलेय। और दोनों 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 मिलकर निर्माण करेंगे किसका? विलयन का। ठीक है, अब विलायक जिसमें मिलाया जाता है तो भैया ये होता है ज्यादा और ये होता है कम। और बात हो गई बिल्कुल हजम। एक होगा ज्यादा, एक होगा कम। अब उदाहरण लेते हैं, बात समझ में आई तो ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं कह रहा हूं भाई सोडा जल,
जब मैं कह रहा हूं नींबू का जल, नींबू का पानी, तो अब इसको आप कह दो जल और इसको आप कह दो नींबू का रस। नींबू 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 का रस, र र र र रस, तो इसको आप बोलेंगे नींबू का रस। तो एक तरफ आपके पास हो गया क्या, जल, और एक तरफ हो गया नींबू का रस। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। और इन्होंने निर्माण किया किसका, विलयन का, जो कि एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। पक्का। एक और बात, विलायक ठोस, गैस और द्रव्य तीनों हो सकते हैं। अपने को कौन कंफ्यूजन मांगता ही नहीं है। बात समझ में आ गई, बोलो यस। टिप रे बाबा, स्क्रीनशॉट बढ़िया वाला, हर्री अप। चलो बहुत बढ़िया, बढ़ेंगे आगे इस कहानी को लेकर। विलय की यदि हम बात करेंगे, राइट, तो विलयन का वह घटक जो कि विलायक में घुला होता है और मात्रा में कम होता है। और विलय भी आपका, सुनो सीधी बात, विलय की बात हो या विलायक की बात हो, जिसमें मिला रहे हैं विलायक है, जिसको मिला रहे हैं विलय है। बात हो विलय की या फिर विलायक की, भैया तीनों अवस्थाएं आपको आती हैं, ठोस, द्रव, गैस, तीनों में हो सकते हैं, विलय भी और विलायक भी। खत्म बात, ये एग्जाम्पल रहे, टीपो। चलो पक्का, बहुत सारा पढ़ना है बाबूजी, चलो आ जाओ। हम बात करेंगे विलयन के गुण के बारे में। बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। यह एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। आपने कहा ओके सर, कहानी खोपड़ी के अंदर बिल्कुल सेट हो चुकी है। दूसरी बात, विलयन के कण का व्यास जो होगा वो 1 नैनोमीटर के आसपास का होगा। और नैनोमीटर क्या कहलाता है, तो 10 की घात -9 मीटर। बात समझ में आई। तो विलयन के कण का जो व्यास है वो 1 नैनोमीटर के आसपास का होगा या इससे भी छोटा होगा। और इसको हम आंखों से नहीं देख सकते, इसको हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, यहां तक कि शक्तिशाली माइक्रोस्कोप द्वारा भी नहीं देखा जा सकता है। मतलब एक बार आपने पानी के अंदर नींबू का रस डाला, उसके बाद आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा वाला भाग रस का है और कौन सा वाला भाग जल का है। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। क्योंकि विलयन के कणों का आकार बहुत छोटा होता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बड़ी शानदार कहानी, यहां से भी सवाल पूछते हैं। क्योंकि विलयन के कणों का आकार बहुत छोटा होता है, अतः ये अपने अंदर से गुजरने वाली प्रकाश की किरण को फैलाने में असमर्थ होते हैं। इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। कुल मिलाकर ये टिंडल प्रभाव जिसकी अभी हम बात करने वाले हैं, ऐसा छुटकू सा टॉपिक है पर इंपॉर्टेंट है, राइट। कुल मिलाकर ये टिंडल प्रभाव को नहीं दर्शाते हैं। चलो, तो ये टिंडल प्रभाव को नहीं दर्शाते हैं। और बात यहां पर कैसी हो गई, खत्म, एकदम इसको लॉक कर लिया जाए दिमाग के अंदर। बोलो यस सर, नोट करो। तो टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाएंगे, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखे जाएंगे, आकार ऐसा होगा। और मिश्रण के प्रकार की यदि हम बात करेंगे बाबू, तो वो हो जाएगा आपका समांगी मिश्रण। खत्म खेल, आज जाओ आगे बढ़ेंगे बाबूजी। चलिए, विलय के कणों को छानन या फिल्ट्रेशन विधि द्वारा नहीं अलग किया जा सकता। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलयन जो है वो कैसा है, स्थायी है। और वहीं के वहीं अपन यदि निलंबन की बात करेंगे ना, तो निलंबन अस्थायी है। ध्यान से देखना, निलंबन कैसा है, तो भैया ये अस्थायी है। बेस्ट एग्जांपल क्या था, पानीपुरी वाला पानी। बोलो यस सर, क्या बोलते हो आप? सब मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में कि आपके यहां पर पानीपुरी को क्या कहा जाता है। कुछ लोग बोलेंगे सर गुपचुप, कुछ लोग बोलेंगे सर फुल्की, कुछ लोग बोलेंगे सर पानी वाले बतासे, और भी पता नहीं बहुत सारे, जो भी है बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए, तो पानीपुरी वाला पानी जब आप देखोगे, अब मान लेते हैं कि आधे घंटे तक कोई पानीपुरी खाने ही नहीं आया, तो जिस टंकी में पानीपुरी घुली रहती है ना, मसाला पानीपुरी का पानी रहता है ना, उसमें जो जलजीरा है, मसाला है, वो जमीन ऐसे नीचे बैठ जाता है, बेस में, तल में। फिर जैसे ही आप पहुंचे, भैया 10 की लगाना, उसने हाथ डाला, ये घुमाया, फिर निलंबन बन गया। बात समझ में आई। तो पानीपुरी के निलंबन में होता क्या है, मसाला नीचे बैठ जाता है, पानी ऊपर रह जाता है। समांगी मिश्रण में बाबू ऐसा नहीं होता, एक बार मिल गया तो मिल गया, नीचे बैठने वाला सिस्टम नहीं। क्लियर है कहानी, बोला यस सर, नोट कर लो। चलिए, विलयन के प्रकार की यदि हम बात करेंगे तो भैया जलीय विलयन भी हो सकता है और अजलीय विलयन भी हो सकता है। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, बढ़िया से कॉपी में नोट किया जाए, हम बढ़ेंगे आगे। हरी अप, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है मुश्किल वाला पार्ट है ना, नोट करो। हरी अप, हरी अप, हरी अप, हरी अप। चलिए जी, हम बात करेंगे किसके बारे में, वास्तविक विलयन के बारे में। वह विलयन, ठीक है, जिसमें विलय के कण पूर्णतः विलायक में घुल जाते हैं और दिखाई नहीं देते हैं। पूर्णतः घुल जाते हैं और कैसे होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। बात समझ में आ रही है। जैसे कि आप यदि शक्कर को डालोगे पानी में,
आपने यदि चीनी यानी कि शक्कर को डाल दिया कि इसमें पानी में, तो जो विलियन मिलेगा उसको आप बोलेंगे ट्रू सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? ट्रू सॉल्यूशन। जैसे ट्रू स्टडी किसे कहते हैं बताओ? जैसे ट्रू स्टडी क्या कैसे कहते हैं कि आपका दिमाग यदि एक विलायक है तो पढ़ाई या कॉन्सेप्ट जो है वो विलय हो गया। बात समझ में आई? तो जब विलय यानी कि पढ़ाई आपके दिमाग यानी कि विलायक में बढ़िया तरीके से घुस जाएगा, मर्ज हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? ट्रू स्टडी। ऑन द सेम वे यहां पर हम बोलते हैं इसको ट्रू सॉल्यूशन। आपने कहा ओके सर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये तो पढ़ लिया, बढ़िया। अब भैया संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन जो होता है, यहां से भी बहुत ही सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, राइट? बहुत ध्यान से देखिएगा। वह विलयन जिनमें किसी दिए गए तापमान और अधिक तापमान पर और अधिक विलय नहीं घुल सकता, उसको अपन संतृप्त कहते हैं। ओके, अब सुनो, कॉमन सेंस अपने को लगाने का। तृप्त बोले तो क्या? अब इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, तृप्ति मिल चुकी है। बात समझ में? समझते रहे भैया। चलो, मैंने यहां पर फिल लिया एक ग्लास, इसके अंदर मैंने डाल दिया जल। आपने कहा ओके सर। चलो, मैंने इसके अंदर डाल दिया कौन सी चीज? जल। अच्छा, ठीक है। फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया शक्कर यानी कि चीनी। आपने कहा ओके सर। अब क्या होगा? चीनी का जब विलयन आप बनाओगे, ठीक है, अब आपका तापमान जो है, बहुत ध्यान से देखना, तापमान बढ़ाना नहीं है भैया, अपने को कैसा रखना है? नियत। नियत रखना है। तापमान जो है वो कैसा रखना है? नियत, यानी कि एकदम कांस्टेंट बना के रखना है। अब शक्कर को अपन ने मिलाया पानी में, शक्कर को अपन ने मिलाया, बोले 1 चम्मच शक्कर डाली, शक्कर पूरी घुल गई, क्योंकि चीनी और ये जल, तगड़ा वाला प्यार दोनों के बीच में। अब आपने शक्कर चीनी डाली पानी के अंदर, शक्कर का 1 चम्मच डाला, घुल गया। आपने कहा सर एक और डालते हैं, वो भी घुल गया। आपने कहा एक और डालते हैं, वो भी घुल गया। आपने 10 चम्मच शक्कर डाल दी, पानी में पूरी तरीके से घुल गई। अब जब आप 11वीं चम्मच शक्कर डाल रहे हो ना, तो वो शक्कर पानी में नहीं घुलेगी। मतलब कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें और विलय नहीं घुल सकता, उसको अपन बोलेंगे संतृप्त विलयन। एकदम तृप्त हो गया। पानी का कहना है कि मैं इससे ज्यादा शक्कर को अपने अंदर जगह नहीं दे सकता, अब नहीं घुल सकती शक्कर मुझ में, तो ऐसा जो विलयन रहेगा उसको अपन संतृप्त बोलेंगे, और जैसा नहीं रहेगा उसको असंतृप्त बोलेंगे। तो दोनों की ही डेफिनेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया तरीके से देख लीजिए और दिमाग के अंदर सेट कर लीजिए। क्या लिखा है? बहुत ध्यान से देखिएगा। ऐसा विलयन जिसमें किसी दिए गए तापमान पर और अधिक विलय नहीं घुल सकता, नहीं घुल सकता, नहीं घुल सकता, नहीं घुल सकता, उसको हम संतृप्त विलयन बोलेंगे। तापमान बढ़ाने पर फिर घुलने लगेगा, तापमान बढ़ाने पर फिर घुलने लगेगा। बात समझ में आई? तो फिर वो असंतृप्त हो जाएगा। अच्छा भैया चलो, असंतृप्त विलयन को भी जान लेते हैं। यदि एक विलयन में, बहुत ध्यान से देखिएगा, यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त से कम है, बात समझ में आ रही है? यदि विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त से कम है तो इसे असंतृप्त विलयन कहा जाएगा। अर्थात एक निश्चित तापमान पर इसमें और अधिक विलय घुल सकता है। तो सीधी बात यह कि भैया आपने शक्कर और पानी का एक विलयन ले लिया है, आपने शक्कर डाली, यदि और शक्कर घुल रही है तो तृप्त नहीं था, मतलब असंतृप्त था। यदि शक्कर नहीं घुल रही है तो भैया कैसा है? संतृप्त विलयन है। खेल खत्म। ऐसे तो हलवा उल्वा टॉपिक्स है यार, अपने आसपास की चीजों पे तो चैप्टर डिजाइन हुआ है। बात समझ में आई? हम बात करेंगे विलयन के सांद्रता के बारे में। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका सीधा सीधा एक सूत्र होता है। ये सूत्र को लिखो, ठीक है? 1-2 क्वेश्चंस करवा दूंगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेंगे, सब कुछ दिमाग के अंदर हो जाएगा बढ़िया तरीके से सेट। जल्दी से इसको लिखो, अपन बढ़ते हैं आगे। चलिए, अब जैसा कि आपने लिख लिया, एक आध सवाल निपटाते हैं इसका, बहुत बढ़िया होने वाला है वो भी। हम कह रहे हैं भैया कि देखो, जब भी आप बात करते हो सांद्रता की, तो ये सांद्रता को हम कहते हैं मात्रा का मापन। जब आप कहते हो कि भैया सांद्रता को ज्ञात करने की विधि, तो बेसिकली हम किस विलयन में कोई पदार्थ जो है वो कितना मिला हुआ है, उसकी मात्रा क्या है, उसका अमाउंट क्या है, इसका हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो उसको अपन कहते हैं द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत। तो बहुत ध्यान से देखना कि मैं कह रहा हूं ऊपर की तरफ विलेय पदार्थ का द्रव्यमान है, विलेय मतलब जिसकी मात्रा कम है, और नीचे की तरफ जो है भैया विलयन का द्रव्यमान है। ऊपर की तरफ विलेय का द्रव्यमान है, नीचे की तरफ विलयन का द्रव्यमान है। एक काम करते हैं, मैंने कहा यहां पर NaCl है, आपने कहा ओके सर। NaCl को मैंने लिया 5 ग्राम, फिर मैंने कहा भैया जल है मेरे पास में, और जल जो है वो है मेरे पास 80 ग्राम। आपने कहा ओके सर।
NaCl 5 ग्राम है, जल मेरे पास 80 ग्राम है। NaCl जो है वो विलेय कहलाएगा और जो जल है ना वो कहलाएगा विलायक। दोनों को अपन ने मिलाया तो मैंने कहा जो विलियन बना, राइट, बोलो यस सर, जो विलियन बना वो कितना बना, 85 ग्राम बना। यहां तक भी बहुत सही चल रही है जिंदगी, राइट। तो द्रव्यमान प्रतिशत जब हम निकालेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत जब हम निकालेंगे तो हम इसको बोलेंगे कि अच्छा ओके 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 ओके, ऊपर विलेय का द्रव्यमान होगा तो विलेय क्या है आपका 5 बटे, नीचे की तरफ जो है विलियन का द्रव्यमान होगा। अपने को विलायक का द्रव्यमान नहीं लेना है बाबू, विलियन का लेना है। दैट मस्ट बी व्हाट, 85 ग्राम गुणा आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो आएगा वो क्या होगा, आपका आंसर होगा। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। अब जैसे हमने द्रव्यमान प्रतिशत निकाला ऐसे ही हम आयतन प्रतिशत भी निकाल लेंगे और जो है द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत भी निकाल लेंगे। बात समझ में आई, खत्म, खेल नोट कर लो। ऐसे हलवा टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, प्रैक्टिस करके निपटा देंगे, ठीक है। इसके बाद है द्रव्यमान बटे विलयन के आयतन का प्रतिशत। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, राइट। यहां पर है विलेय के पदार्थ का, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान और नीचे की तरफ जो है विलयन का द्रव्यमान नहीं, यहां पर अपने को लेना है आयतन। क्या लेना है, आयतन लेना है। किसका लेना है, तो विलियन का लेना है। ऑन द सेम वे यदि हम बात करते हैं किसकी, आयतन प्रतिशत, तो उसमें ऊपर विलियन का, विलेय का द्रव्यमान और नीचे विलियन का आयतन जो है वो लिखेंगे और ये खेल यहां पर आकर खत्म हो जाएगा। क्लियर है, फॉर्मूला नोट किया जाए और हम इस कहानी को थोड़ा और आगे लेकर चल रहे हैं। हम बात करेंगे निलंबन यानी कि सस्पेंशन की। बहुत ध्यान से देखिएगा, निलंबन एक विषमांगी या असमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते ही नहीं है, जिसमें जो विलेय पदार्थ है उसके कण घुलते ही नहीं, जैसे पानी पूरी का पानी, बेस्ट एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल यदि हम ले तो हम कह रहे हैं भैया हमने एक बीकर में पानी लिया हुआ है और रेत डाल दिया, उसको मिलाने की खूब कोशिश की, खूब कोशिश की, पर वो अच्छे से मिक्स कभी भी होने वाला नहीं है और इसी को हम बोलते हैं सस्पेंशन यानी कि निलंबन। और इसी को हम लोग बोलते हैं सस्पेंशन यानी कि निलंबन, क्योंकि थोड़ी देर बाद, बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ी देर बाद वो जो रेत के कण हैं या फिर जिसको आप लोग कहते हैं पानीपुरी का पानी, फिर वो वापस से जो है कहां बैठ जाएगा, बेसमेंट में। कहानी क्लियर है, बोलो यस सर, बहुत शानदार। चलिए निलंबन के गुणधर्म की यदि हम बात करेंगे तो पहली बात क्लियर हो जाती है जो कि आपको भी पता है कि सर ये एक विषमांगी मिश्रण है। दूसरी बात, इसके कणों को हम खुली आंखों से देख सकते हैं। तीसरी बात, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसके निलंबित कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। क्योंकि इसमें जो है टिंडल इफेक्ट दिखता है, इसका मतलब ये कि इसका जो आकार है कणों का वो कैसा होता है, बड़ा होता है। उदाहरण लेंगे, कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। मैंने कहा मेरे पास एक बीकर है, आपने कहा ओके सर कांच का लेना है अपने को, बीकर तो कांच का ही होता है, ठीक है। इसके अंदर अपन ने डाला पानी 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 और यहां पर डाल दिया जल जीरा। यहां पर हमने कौन सी चीज डाल दी, जल जीरा डाल दिया। इधर से अपन ने जो है एक टॉर्च मारा, यहां से जो है हमने एक टॉर्च मारा। जब हम यहां पर देखेंगे तो भैया कणों ने प्रकाश की किरण को इधर उधर भेज जो है फैला दिया है। इसका मतलब ये टिंडल इफेक्ट दिख रहा है और इसका मतलब ये कि इसके जो कण हैं वो प्रकाश की किरणों को फैला रहे हैं, जिससे उसका जो मार्ग है वो कैसा होगा, अपने को दिखेगा। सीधी बात, कणों का आकार बड़ा होगा तो ही ऐसा होगा, कणों का आकार यदि बहुत छोटा होगा जैसा कि हमने विलियन में देखा था तो ये वाला खेल होने वाला नहीं है। नोट किया जाए, हम बढ़ेंगे आगे। इसे शांत छोड़ देने पर इसके जो कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके कणों का जो आकार है वो 100 नैनोमीटर के आसपास होता है और इससे भी अधिक हो सकता है। इसके कणों को छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, जब इसके विलय के सारे कण नीचे बेसमेंट में बैठ जाएंगे, इसका मतलब ये कि निलंबन समाप्त हो जाएगा और विलयन में प्रकाश के किरण का प्रकीर्णन जो है वो रुक जाएगा। क्लियर है, नोट किया जाए। और भैया चलेंगे किसकी तरफ, हम चलेंगे कोलाइडी विलयन, जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलो। तो वे मिश्रण जिनमें कणों का आकार निलंबन से छोटा, अच्छा ये वाली बात हो रही है, ठीक है। मैंने कहा समांगी, आपने कहा ओके सर, फिर मैंने कहा विषमांगी, फिर मैंने कहा विषमांगी, आपने कहा ओके सर। कैसा लगता है सुनने में, विषमांगी? सीम्स लाइक कि आप किसी से विष मांग रहे हो, मतलब असमांगी बोल दो ज्यादा अच्छा लगेगा। चलिए, समांगी है, विषमांगी है। सबसे छोटे जो कण होते हैं ना भैया जी, वो होते हैं विलयन के।
सबसे छोटे जो कण हैं वो किसके होते हैं? विलियन के होते हैं, यदि हम यहां पर आकार की बात करें तो, राइट। और विलियन से बड़े जो कण हैं वो किसके होते हैं? कोलाइडी विलियन के, या कोलाइडल सॉल्यूशन भी हम इसे कहते हैं, राइट। कोलाइडी विलियन के। और इससे बड़े जो है ना वो किसके होते हैं? निलंबन के, निलंबन। तो यहां पर अगर खेल जो है वो कैसा हो गया? खत्म। यहां पर आकर खेल जो है वो खत्म हो गया। तो इस हिसाब से आप ये कह लो कि जब हम कोलाइडी विलियन की बात करेंगे तो इसके कणों का आकार निलंबन से तो छोटा होगा, पर विलियन से कैसा होगा? बड़ा होगा। ठीक है, वही तो लिखा है, ध्यान से देखो। एक और इंटरेस्टिंग कहानी, यह मिश्रण देखने में समांगी लगता है पर वास्तव में विषमांगी होता है, और यहीं से पैदा होता है कंफ्यूजन। खतरनाक वाला, भैया देखने में समांगी लगेगा पर होगा कैसा? विषमांगी होगा। देखने में समांगी लगेगा पर होगा कैसा? विषमांगी होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, वह घटक जिसमें परिक्षेप्त प्रावस्था निलंबित होती है उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। कोलाइडी को परिक्षेपण माध्यम, ठोस द्रव या कोलाइडी विलयन जो है इसका जो परिक्षेपण माध्यम है, बात समझ में आ रही है? इसको हम ठोस द्रव और गैस कह सकते हैं, और परिक्षिप्त प्रावस्था जो है इसको इसमें भी ठोस गैस और द्रव तीनों आ सकता है। बात समझ में आ रही है? और इसका वर्गीकरण कैसे होगा थोड़ा सा अपन उसको भी देख लेते हैं। कहानी और कैसी हो जाएगी? इंटरेस्टिंग। देखो, आ जाओ, ये लो भैया। अब सुनो, अब आप बोलोगे सर कैसे कैसे अजीब अजीब से नाम होते हैं, हमको याद करने में बहुत दिक्कत जाती है। अरे भैया कुछ नहीं, जिसको अपन विलियन में विलेय कहते थे, बोलो यस सर, उसको यहां कहते हैं परिक्षेप्त प्रावस्था, बोलो यस सर। ऑन द सेम वे, यदि हम जिसको वहां पर विलायक कहते थे, बोलो यस सर, वो विलायक यहां पर परिक्षेपण माध्यम है, बोलो यस सर। बात समझ में आ गई? बहुत शानदार ये कहानी है बाबू, बहुत ध्यान से देखिएगा। परिक्षेप्त प्रावस्था बोले तो विलेय, अब यहां विलय नहीं बोलेंगे क्योंकि अब असमांगी हो गया है। बात समझ में आई? तो असमांगी विलयन अभी असमांगी मिश्रण है, कोलाइडी विलयन है। तो जिसको आप पहले विलय कहा करते थे, जिसको मिलाया जाता था, वो कहलाता है डिस्पर्स फेज, यानी कि परिक्षेप्त प्रावस्था। और जिसमें मिलाया जाता है, जिसको आप विलायक कहा करते थे, अब उसको विलायक नहीं कहना, अपने को क्या कहना है? परिक्षेपण माध्यम। मतलब अच्छे नाम रख लो यार, बच्चे इजीली पढ़ सके। नहीं, लंबे चौड़े नाम रखेंगे। तो नाम क्या है इसका? डिस्पर्सिंग मीडियम। क्लियर है? कहानी बोला यस सर। और क्या लिखा हुआ है वो भी देख लेते हैं। विलेय पदार्थ की तरह घटक जो कि कोलाइडी रूप में रहता है परिक्षिप्त प्रावस्था कहलाता है। जैसे कि एरोसोल की यदि आप बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें द्रव्य जो होगा वो क्या होगा? परिक्षिप्त प्रावस्था होगा। और भी बहुत सारे इसके उदाहरण हो सकते हैं, उसके तरफ भी हम बढ़ेंगे। तगड़ा वाला स्क्रीनशॉट हो जाए, कॉपी में इसको नोट किया जाए। ठीक है, चलो आ जाओ। हाँ जी, यहां से पूछे जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, और आपकी हेल्प के लिए मैं यहां पर लिख देता हूं, प्रावस्था बोले तो विलेय, प्रावस्था बोले तो विलेय, और माध्यम बोले तो विलायक। प्रावस्था बोले तो विलेय, और माध्यम बोले तो विलायक। विलेय बोले तो जिसको मिलाते हैं, विलायक बोले तो जिसमें मिलाते हैं। और इसका नाम क्या होता है वो बहुत ध्यान से देखिएगा, और उदाहरण तो यहां पर लिखा ही हुआ है। बहुत बढ़िया। देखो, अब हम कह रहे हैं हमारे पास बहुत सारी गैस भरी हुई है, और उस गैस के अंदर यदि हम द्रव को मिलाते हैं, मैं कह रहा हूं द्रव, नॉट द्रव्य। द्रव्य का मतलब पदार्थ होता है, द्रव का मतलब अवस्था होता है बाबू, कंफ्यूज नहीं होना। द्रव्य बोले तो पदार्थ, द्रव बोले तो अवस्था। बोलो यस सर। ठीक, चलिए 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 चलिए। तो मैं कह रहा हूं भाई, यदि द्रव को गैस में मिलाओगे ना, राइट, तो इसको हम बोलेंगे एरोसोल, जैसे कि कोहरा। अब कोहरा बेसिकली होता क्या है? अपने आसपास वातावरण में वायु है। आप बोलोगे हाँ सर, ये तो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब जब उसमें जल की बूंदें आ जाती है, बहुत ध्यान से देखना, हमारे आसपास वातावरण में है वायु, और जब उसमें आ जाती है जल की बूंद, एकदम छोटी छोटी सी बूंदें जब उसके बीच में आ जाती हैं, राइट, तो निर्माण किसका होता है? कोहरे का निर्माण होता है, बादल का, कुहासा का निर्माण होता है। बात समझ में? तो मतलब यह है कि भैया द्रव को गैस में मिलाएंगे तो एरोसोल कहेंगे। अच्छा हाँ, ठीक है। एक दो और देखते हैं अपन। आपने सुना होगा जेल, आपने क्या सुना होगा? जेल। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, द्रव को जब आप ठोस पे मिलाओगे ना तो आप उसको जेल बोलोगे, जैसे कि मक्खन। अरे बाबू, जैसे कि पनीर जैसे कि मक्खन या फिर पनीर या फिर जेली। अब ये मक्खन और पनीर को आप ऐसे जोर से दबाइए, उसके अंदर से निकलता है पानी, जो कि होता है परिक्षिप्त प्रावस्था। तो ये टेबल को सब लोग अपने स्टडी टेबल में, अपनी कॉपी में
और अपने दिमाग में बढ़िया से नोट कर लेंगे। यहां से पूछे जाते हैं बहुत सारे, पूछे जाएंगे, बात समझ में आएगी, बोले यस सर। चलो अब जैसे धुआं है, अब यदि आप धुएं की बात करोगे तो ये भी एरोसॉल ही कहलाएगा, पर भैया इसमें ठोस को मिलाया गया है गैस में। धुआं बेसिकली क्या है, तो ठोस के कण होते हैं, बात समझ में आ रही है, जिसको हम गैस में के अंदर मिला देते हैं, उसको अपन बोलते हैं एरोसोल। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर, यस सर, यस सर, नोट कर लो। ठीक, चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और मजेदार ये होने वाला है। कोलाइडी के गुणधर्मों की यदि हम बात करेंगे तो पहली बात तो बिल्कुल क्लियर है कि अरे भैया विषमांगीय मिश्रण है, आपने कहा कि सर लॉक किया जाए। दूसरी कहानी जो कि और भी इंटरेस्टिंग है कि इसमें कणों का जो आकार है वो 1 नैनोमीटर से कैसा होता है, बड़ा होता है, यानी कि विलियन के कणों से बड़ा होता है, और 100 नैनोमीटर के बीच में होता है, मतलब यहां बीच में पाया जाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि विलियन से बड़े कण होंगे और कोलाइडी विलियन की तो बात कर रहे हैं, निलंबन से कैसे होंगे, छोटे कण होंगे। इसके कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता, पर इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, और यह इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। मतलब ये हाउ, इसमें भी टिंडल इफेक्ट दर्शाया जाता है। बात समझ में आई, जब किसी सॉल्यूशन या मिश्रण या फिर विलियन से आप ऐसे टॉर्च मारते हो, और वो टॉर्च, उसके जो कण रहेंगे वो प्रकाश की किरण को क्या करेंगे, फैला देंगे, इधर उधर तितर बितर कर देंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे, टिंडल इफेक्ट। क्या बोलेंगे, टिंडल इफेक्ट। चलो, इसके कण टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। इसके कण शांत छोड़ देने पर तल में बैठते नहीं हैं, अर्थात बैठते हैं, अर्थात ये स्थायी, बैठते नहीं हैं अर्थात ये स्थायी होते हैं। कवि इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, नहीं, इसके कणों को आप यदि शांत छोड़ देंगे तो कुछ समय बाद की तलहटी में बैठ जाएंगे, मतलब ये बहुत ज्यादा स्थायी नहीं होते। इस वाली लाइन को एडिट कर लेना, ठीक है। इसके कणों को छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किया जा सकता, परंतु एक विशेष विधि जैसे हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं, जिसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं, तकनीक द्वारा यह पृथक किए जा सकते हैं, और इसके कण फिल्टर पेपर से गुजर जाते हैं। कुल मिलाकर कण बहुत छोटे हैं, पर कण जो है वो कैसे हैं, बहुत छोटे हैं, पर ये जो है टिंडल इफेक्ट दर्शाते हैं। बात समझ में आ रही है, मतलब बहुत ज्यादा छोटे नहीं है, सस्पेंशन यानी कि निलंबन से छोटे हैं, विलियन से कैसे हैं, बड़े हैं। बात कैसी हो गई, खत्म। आगे बढ़ते हैं, आज जाओ। चलो भैया हो गया, अपना जो चैप्टर है वो 60% तक अपन निपटा चुके हैं। अब ध्यान से देखना कि पृथक्करण जो है उसके अलग अलग प्रकार के तरीके हैं, पृथक्करण जो है उसके अलग अलग प्रकार के तरीके हैं, और बहुत ध्यान से देखिएगा कौन से तरीके हो सकते हैं। तो मिश्रण का प्रकार और पृथक्करण विधि बहुत ध्यान से देखो। अब मैं कह रहा हूं भाई मेरे पास 2 अघुलनशील द्रव हैं, मैंने कहा मेरे पास 2 अघुलनशील द्रव हैं, मतलब कि जल और मिट्टी का तेल ले लो यार। मिट्टी का तेल बोले तो कैरोसिन, एक और नाम क्या होता है, घासलेट। मिट्टी के तेल को, घासलेट को, कैरोसिन को जल में डाल दो। आपने कहा डाल दिया सर, अब आगे बोलो। अब हम इसको पृथक्कारी कीप से क्या करेंगे, अलग अलग कर सकते हैं। आप जानते हो कि भाई जल जो है वो नीचे रहेगा, मिट्टी का जो तेल है वो ऊपर रहेगा। तो ये रही आपकी, कहां गई, रुको, ये रही भैया आपकी पृथक्कारी कीप, ये रही आपकी पृथक्कारी कीप। बोलो यस सर। तो ये इस तरीके से पृथक्कारी कीप होती है। ये लो, ये यहां पर ऐसे, ये ऐसे, ये यहां पर ऐसे, और यहां पर एक नॉब बना रहता है यहां से नीचे। अब यदि मैं जल की बात करूं तो भाई जल भारी है, अब जब जल भारी है तो जल यहां नीचे रहेगा। ये देखो आपको एकदम लाइट ब्लू दिख रहा होगा, राइट, एकदम लाइट ब्लू आपको दिख रहा होगा, वो जल है। ये जल के कण है बेटा, जल जो है वो नीचे 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 रहेगा। आपने कहा ओके सर। और जो कैरोसिन है उसको मैं थोड़ा डार्क ब्लू से बना रहा हूं, है ना, चलो, तो वो ऊपर की तरफ रहेगा। ये देखो, तो जल और ये कैरोसिन हो गया ऊपर की तरफ, ये कैरोसिन रहेगा, दोनों अघुलनशील है। अब अघुलनशील है, अब आप कहोगे हमने यहां से ओपन किया, जैसे ही आपने यहां से ओपन किया जल बाहर आने लगा, जल को आपने अलग कर लिया और ये जो तेल था उसको आपने अलग कर लिया। बात समझ में? अब लास्ट टाइम एक स्टूडेंट कहता है सर एक काम करते हैं इसमें आग लगा देते हैं तो तेल जो है जल जाएगा और जल जो है वो अपने को नीचे मिल जाएगा। तो भैया खुरापाती दिमाग तो आपने बहुत लगाया, पर कैरोसिन फिर जल जाएगा ना बेटा, मिलेगा थोड़ी आपको, मिलने के लिए आपको पृथक्कारी कीप करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? पर ऐसे क्रिएटिव रिप्लाईज आप देते रहा करो, इससे आपका ब्रेन जो है वो डेवलप होता है। आ जाओ, ठीक, चलो
दो घुलनशील द्रव जब इनके क्वथनांक में अंतर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस से कम है, इसको हम उपयोग करते हैं किससे, बहुत ध्यान से देखिएगा। दो घुलनशील द्रव जब इनके क्वथनांक में 25 डिग्री सेल्सियस से अंतर जो है वो कैसा है, ज्यादा, 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 कम नहीं, ज्यादा, ज्यादा है। मतलब एक का यदि हमने मान लिया, एक का जो बॉइलिंग पॉइंट है, राइट, T1 उसको अपन ले लेते हैं, मान लेते हैं कि वो 30 डिग्री सेल्सियस है। 30 में तो कुछ होगा नहीं, थोड़ा और ज्यादा लेते हैं, 70 डिग्री सेल्सियस है। दूसरे वाले का जो क्वथनांक है, दो आपने द्रव लिए हैं एक साथ, ठीक है, और दूसरे वाले का अपन ने कह दिया भैया 150 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों के क्वथनांक में आप अंतर देखिए, तो एक का 70 है, दूसरे का 120 है। मतलब ये कि अंतर जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस का है। तो आपने कहा अच्छा हम इसको ना आसवन विधि से अलग अलग कर सकते हैं, हम इसको जो है आसवन विधि से अलग अलग कर सकते हैं, क्लियर, इसलिए हम इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन मेथड। पर ऐसा यदि हो कि दो चीजें हम लेते हैं, दो हमने द्रव लिया है और उनके क्वथनांक का अंतर जो है 25 केल्विन से कैसा हो, कम हो, जैसे पेट्रोलियम में पेट्रोल, डीजल और गैसोलीन की यदि आप बात करें तो जब क्वथनांक में अंतर 25 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तब हम थोड़ी और एडवांस आसवन विधि जो है उसको अपनाते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं भैया प्रभाजी आसवन, यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, बोलो यस सर, बोलो यस सर, खत्म बात। चलो डन डन डन, बिल्कुल सही बात। चलिए 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 और आगे बढ़ने वाले हैं, और शानदार कहानी है। हम कह रहे हैं कि सिविलियन में यदि अघुलनशील अपने पास ठोस है, अब मैं कह रहा हूं कि मेरे को चाय में से पत्ती जो है उसको बाहर निकालना है, उसका रंग तो आ गया है चाय में, राइट, तो आप क्या करोगे, आप छानोगे, तो इसको हम छन्नी से छान देंगे, इसको हम निस्यंदन या फिर छानन विधि, जैसे आप फिल्ट्रेशन कहते हो, इस विधि से भी अलग अलग कर सकते हैं। साथ में यदि हम बात करेंगे ऐसे ठोस जिसमें से एक का क्या हो सके, ऊर्ध्वपातन हो सके, मतलब ये कि वो ठोस अवस्था से जो है सीधे परिवर्तित हो जाए किसमें, गैसीय अवस्था में। तो ऐसी जो माध्यम परिवर्तन की प्रक्रिया है इसको अपन क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ठीक है, मस्त वाली बातें हैं। और ध्यान से देखिएगा, नीचे दिया हुआ है कि भैया किसी द्रव में यदि ठोस के महीन कण हैं, जैसे कि दूध में से यदि आपको क्रीम बाहर निकालना है तो आप उपयोग करेंगे क्या, अपकेंद्रण विधि, यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसकी मशीन भी आती है, जिससे आप दूध में से क्रीम को बाहर निकाल सकते हो। चलिए और भी इंटरेस्टिंग कहानी, हम कह रहे हैं कि भैया ऐसे विलय हैं जो एक ही प्रकार के विलयक में घुले होते हैं। अब हमने कहा कि डाई है और डाई के अंदर जो है लाल कलर, पीला कलर, नीला कलर, हरा कलर, ऐसे बहुत सारे रंग हैं, बात समझ में। अब यदि आप इनका पृथक्करण करना चाहते हो तो बेस्ट ऑप्शन यह है कि आप क्रोमेटोग्राफी विधि का उपयोग करें। क्रोम बोले तो रंग, ग्राफी बोले तो किसी स्केल पर आपको उकेरना, राइट। और इसका मतलब यह होता है कि जब किसी स्केल पर, किसी पेपर पे रंगों को हम यदि अलग अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो ये जो मेथड होती है ना, इसको हम बोलते हैं क्या, क्रोमेटोग्राफी। कुछ और तरीके हैं पृथक्करण के, बहुत ध्यान से देखिएगा। हम कह रहे हैं भैया एक जगह पर, देखो ये वाला खेल तो अपन सबने खेला है, चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थों के मिश्रण को पृथक करना, यानी कि चुंबकीय पृथक्करण विधि, या फिर हम इसको कह सकते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। अब ये कैसे किया था अपन सब लोगों ने बचपन में, मैंने कहा मैंने यहां पर एक बड़ी सी थाली ली, इसमें रेत भरी हुई है, आपने कहा ओके सर। या आप पहली बार सुन रहे होंगे पढ़ाई लिखाई के इतिहास में कि थाली में भरी हुई है रेत, क्लियर। अब बहुत ध्यान से देखना, मैं यहां पर एक चुंबक लेकर जाऊंगा, अपन सबने ये वाला खेल खेला है। तो क्या होता है, जो चुंबकीय आपके जो लोहे के या चुंबक से जो आकर्षित होने वाले कण हैं वो किस में चिपक जाएंगे, चुंबक में, और जो रेत है वो नीचे की तरफ बैठ जाएगी। तो आपने क्या किया, पृथक्करण किया ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वी मस्ट कॉल इट मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड या फिर चुंबकीय पृथक्करण विधि। चलिए कुछ ऐसे ही हम बात करेंगे क्रिस्टलीकरण की, जिसके माध्यम से हमें नमक मिलता है किसी झील में से। ठीक है बहुत ध्यान से देखिएगा, द्रव में घुलनशील ऐसे ठोस के घोल जिससे आपको यदि शुद्ध ठोस प्राप्त करना है, बात समझ में आ रही है, तो यहां पर हम उपयोग करते हैं क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलीकरण मेथड, जैसे कि समुद्री जल से नमक बनाना या फिर अशुद्ध कॉपर सल्फेट से शुद्ध कॉपर सल्फेट बनाना। और ध्यान से देखिएगा, उदाहरण भी अपने पास है, नाम भी अपने पास है, कॉन्सेप्ट भी अपने पास है, और जब ये सारी चीजें अपने पास है तो अपना जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज्यादा शानदार होना ही चाहिए। क्लियर है? बोलो यस सर। बढ़ेंगे आगे, ठोस में द्रव के घोल से ठोस प्राप्त करना। अच्छा जी, ठोस में नहीं, द्रव में ठोस के घोल से ठोस प्राप्त करना, वाष्पीकरण। द्रव में ठोस का घोल है, आपने कहा सर द्रव है, ठीक है, इसमें जल ले लेते हैं, आपने कहा ओके सर। उसमें ठोस है, हमने कहा नमक ले लेते हैं, बोलो यस सर। तो भैया अपने पास जल है, नमक है, दोनों का आपने घोल बनाया, वाष्पीकरण कर दो, वेपराइजेशन कर दो, तो जो आपका पानी है वो उड़ जाएगा,
और नमक नमक जो है वो बच जाएगा। बात समझ में आ गई, खत्म खेल। चलो और आगे बढ़ेंगे इस कहानी को लेकर। हम बात करेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। समझने की इसको अपन लोग कोशिश करते हैं। मैंने क्या किया, बोर्ड को दो भाग में डिवाइड कर दिया। क्यों किया, बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं क्या, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बीच में अंतर 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 कैसे, बहुत ध्यान से देखा। हाँ जी, मेरे पास यहां पर बर्फ है। बर्फ बोले तो H2O। कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में। बर्फ से मुझे क्या बनाना है बाबू, जल बनाना है। कौन सी अवस्था में, आप बोलोगे सर द्रव अवस्था में। अब जो बर्फ है वो भी H2O से मिलकर बनी है, पर अवस्था ठोस है। अब जो जल है वो भी H2O है बेसिकली, और अवस्था कौन सी है, द्रव यानी कि लिक्विड है। अब हम क्या करेंगे, इसका हैप्पी बर्थडे मनाएंगे बर्फ का। इसका हमने जो है हैप्पी बर्थडे बनाया, मतलब ये कि हमने इसको ऊष्मा दी। अब सोचो अपन कितनी हायर साइंस डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कि बर्फ को जब हमने ऊष्मा दी तो बर्फ किस में परिवर्तित होगा, ये बोले कि सर बर्फ को ऊष्मा दी, जल में परिवर्तित हो गई। जल में परिवर्तित जरूर हुई बाबू, पर ध्यान से देखिएगा अवस्था में चेंज आया क्या, बिल्कुल चेंज नहीं आया। सॉरी, अवस्था में चेंज आया क्या, रासायनिक सूत्र में चेंज आया, बिल्कुल नहीं आया। जब रासायनिक सूत्र में चेंज नहीं आएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, भौतिक परिवर्तन। बात समझ में आई। भौतिक परिवर्तन में कभी भी अवस्था में परिवर्तन आता है, पर रासायनिक सूत्र, बहुत ध्यान से देखिएगा, रासायनिक सूत्र की यदि हम बात करेंगे, नो चेंज, नो चेंज, खत्म खेल। राइट, कोई भी चेंज नहीं आएगा रासायनिक सूत्र में। बात समझ में आएगी। अब कुछ और उदाहरण अपन लेते हैं, कुछ है अपने पास यहाँ पे, नहीं है। चलो मैं कहता हूं मेरे पास एक मेटल की ये रॉड है, अब इसको मैं तोड़ दूं, बात समझ में आई, तो इसके आयतन में परिवर्तन आएगा, द्रव्यमान में परिवर्तन आएगा, पर इसके केमिकल फॉर्मूले में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अपन ने लकड़ी को काट दिया, जलाया नहीं, लकड़ी को काट दिया, बात समझ में आई, तो भी भैया इसमें परिवर्तन नहीं आएगा, उसका केमिकल फॉर्मूले में कोनो चेंज नहीं आता। ऐसे परिवर्तन को अपन भौतिक कहते हैं। सवाल पैदा होता है सर रासायनिक परिवर्तन हो जाए थोड़ा सा मस्त वाला। ध्यान से देखिए, मेरे पास फिर से जो है H2O है, द्रव अवस्था में है, और हमने इसको दी इलेक्ट्रिसिटी। रुको, अपन ने इसको क्या दी, हमने दी इसको इलेक्ट्रिसिटी, हमने दी इसको इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत। हम इसका क्या कर रहे हैं, तो भैया इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, विद्युत अपघटन कर रहे हैं। होगा क्या, बहुत ध्यान से देखना बेटा, अपने को हाइड्रोजन गैस मिलेगी, अपने को जो है ऑक्सीजन गैस मिलेगी, मिल गई। मतलब ये कि अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद रासायनिक सूत्र में बिल्कुल परिवर्तन है, तो ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। तो ये कौन सी चीज हो गई, बहुत ध्यान से देखेंगे, ये हो गई रासायनिक चेंज। बात समझ में आई। मतलब ये कि इसमें रासायनिक सूत्र में क्या आता है, परिवर्तन आता है। तो अब आप कह रहे हो कि दूध से दही बनना, तो ये बेसिकली क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। क्लियर है। दही का सिर्फ जमना, ये कैसा है, भौतिक परिवर्तन है। अवस्था परिवर्तन चलेगा, भौतिक में यहां पर अवस्था परिवर्तन चलेगा, ठीक है, आकार परिवर्तन चलेगा। पर रासायनिक यदि आप बात करोगे तो भैया फॉर्मूले में ही चेंज आ गया, फॉर्मूले में ही चेंज आ गया। दूध से एक बार यदि दही बन गया तो दही से दूध नहीं बन सकता, कितने भी बड़े आप साइंटिस्ट हो। बात समझ में आई। मतलब ये कि ये जो प्रक्रिया होती है ना, ये रिवर्सिबल नहीं होती है, ये वापस नहीं कर सकते, वापस नहीं होगा भैया। एक बार जो हुआ सो हुआ, ये बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, ये वापस से वैसा ही हो जाएगा। फिर आप इसको ठंडा कर दो ऐसा बन जाएगा, तो ये वापस हो सकता है, राइट, और ये वापस जो है ये नहीं होगा। इट्स जस्ट लाइक बिका हुआ माल अब वापस नहीं होगा। सो दैट मस्ट बी इरिवर्सिबल रिएक्शन, और ये जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। शानदार है कहानी, बोलो यस सर। बढ़ेंगे आगे इस कहानी को लेकर, वही तो लिखा है। ऐसे परिवर्तन जिनमें केवल अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण होता है, हिंदी में तो मतलब मजा ही आ जाता है पढ़ने में ना। ऐसे परिवर्तन जिसमें अवस्था में परिवर्तन होता है तथा पदार्थों के संगठन में कोई बदलाव नहीं होता, रासायनिक सूत्र में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसको अपन क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन क्या होगा, तो ये रही डेफिनेशन। बात समझ में आई। आपके पास रहा पेन और कॉपी, बढ़िया से इसको लिखो, मैं आपको समझा रहा हूं, बढ़िया रिजल्ट अपन लेकर आएंगे, काहे घबराते हो। चलो अब बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, थोड़ा एक रिवीजन मोड हो जाए,
पदार्थ, ठोस या द्रव या फिर गैस हो सकते हैं। एक तरफ है शुद्ध जिसमें आते हैं तत्व यानी कि यौगिक, एक तरफ जो है शुद्ध पदार्थ जिसमें आते हैं समांगी या फिर विषमांगी। और सुनो, थोड़े अपन इसमें वो भी पुट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम इसमें और क्या पुट करेंगे तो बहुत ध्यान से देखिएगा भैया, एग्जाम्पल्स वगैरह भी तो पुट करेंगे ना। आयरन ले लो और एक कॉपर ले लो, जिंक ले लो, शुद्ध पदार्थ जिनका रासायनिक सूत्र होता है, राइट। यहां पर क्या है, आपके यौगिक हैं, जैसे कि आप H2 ले लीजिए, CO2 ले लीजिए, आप यहां पर H2SO4 भी ले सकते हो। ऑन द सेम वे इस तरफ है समांगी जिसमें आता है विलियन, इनका रासायनिक सूत्र जो है वो फिक्स्ड नहीं होता है। तो भैया इसमें आ गया विलियन और इसमें दो आ गए, आप जानते हो, एक है कोलाइडी विलियन और एक है आपका निलंबन। खत्म ये खेल, ले लो चलो स्क्रीनशॉट, हरी अप। हाँ जी, शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक आते हैं, इसकी डेफिनेशन एंड ऑल दैट अपन पूरी बढ़िया तरीके से देख चुके हैं, कोनो घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं। तत्व और यौगिक बहुत ध्यान से देखिएगा, दो या दो से अधिक तत्वों का जो निश्चित अनुपात है, ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दिया, निश्चित अनुपात, H2 है तो यही रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं सर तूफानी करेंगे H3O7, ये यौगिक नहीं होगा। अब आपने लिखा सर H1.9O7.3, अच्छा ये भी कुछ नहीं होगा यौगिक। बात समझ में? अनुपात बोले तो कैसा निश्चित, अनुपात बोले तो कैसा निश्चित। तो तत्व क्या है, तत्व जो है उसमें एक ही प्रकार के परमाणु होंगे। यौगिकों की यदि हम बात करेंगे तो भैया इसमें दो या दो से ज्यादा अधिक तत्व रहेंगे और उनका रासायनिक अनुपात रहेगा एकदम संयोजित। बात समझ में? उसको अपन क्या बोलेंगे, यौगिक। और उदाहरण वगैरह तो देख ही लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लो, हम और बढ़ेंगे आगे, और आएगा मजा, और बढ़िया वाला रिजल्ट लेकर आएंगे। ठीक है, चलो। समांगी और विषमांगी अपन पढ़ चुके हैं, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, तत्वों को साधारणतः हम लोग धातु, अधातु और उपधातु में वर्गीकृत करते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि अपने पास पीरियोडिक टेबल है, एक ऐसी कॉलोनी जहां पर सारे तत्व पाए जाते हैं, राइट। और यदि हम बात करें पीरियोडिक टेबल की तो बहुत ध्यान से आप सभी देखेंगे कि भैया ये रहा पीरियोडिक टेबल, बहुत ध्यान से देखना, मस्त वाली कहानी बना रहा हूं। ये रहा इस ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक, तो आपने कहा सर ये रहा इस ब्लॉक, अच्छा जी, ये रहा भैया डी ब्लॉक, ये लो, ये रहा डी ब्लॉक। ठीक है, खुश हो, यस सर बोल दो यार। ठीक है, ये हो गया आपका पी ब्लॉक, ये हो गया पी ब्लॉक, और ये लो, और आपको यदि पता हो तो यहां पर एफ ब्लॉक है। बात समझ में आ गई? अब यदि आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहां पर धातुएं हैं, यहां पर भी जो तत्व हैं वहां पर धातुएं हैं, यहां पर भी जो है वो क्या है, धातुएं हैं। यहां पर बोरोन के बाद एक ऐसा जिगजैग लाइन बनी हुई है और इसके इधर तक जो है धातुएं हैं, राइट। ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, ये आपकी क्या होती है, उपधातुएं होती है। मतलब इनके कुछ गुणधर्म जो हैं किसी किसी तापमान पे धातुओं जैसे रहते हैं, कभी कभी जो है अधातुओं जैसे रहते हैं, और इस सीढ़ी के इस तरफ जो है वो पाई जाती हैं अधातुएं। अब धातु और अधातु क्या होता है, इसके डीप में यदि आप जानना चाहते हो तो नेक्स्ट ईयर कक्षा 10वीं में आपका स्वागत करेगा ऐसा ही चैप्टर जिसको हम बोलते हैं धातु और अधातु। तो उतना डीप में अपने को नहीं पढ़ना है, पर पढ़ना तो है, क्लियर। तो ध्यान से देख लो, तो अपने पास धातुएं हैं, अधातुएं हैं और मेटलॉइड्स यानी कि उपधातुएं भी हैं। ठीक है जी, बोलो यस सर, बोलो यस सर, बोलो यस सर। बढ़ेंगे आगे, हम बात करेंगे किसके बारे में, विलेयता यानी कि सॉल्युबिलिटी के बारे में। ध्यान से देखिएगा, घुलनशीलता भी आप इसको कह सकते हैं। किसी दिए गए ताप पर और दाब पर किसी विलायक के 100 ग्राम में अधिक से अधिक जितना विलेय घोला जा सकता है उसे उस विलेय की विलायक यानी कि घुलनशीलता कहते हैं। जिसकी घुलनशीलता ज्यादा होगी उतना ज्यादा वो कैसा होगा, विलेय होगा, उतना ज्यादा वो विलायक के साथ जो है चक्कर में पड़ जाएगा। बात समझ में आई? हम बात करेंगे किसके बारे में, मिश्र धातु यानी कि एलॉयस के बारे में। अब सुना होगा आपने स्टील के बारे में, पीतल के बारे में, कांसे यानी कि ब्रोंज के बारे में, पीतल यानी कि ब्रास के बारे में, सोल्डर यानी कि रांगे के बारे में। बात समझ में आ रही? तो ये सब बेसिकली क्या है, स्टील बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, मिश्र धातु यानी कि एलॉय का। धातुओं के समांगी मिश्रण, बहुत ध्यान से देखिएगा, धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है, जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है क्योंकि ये अपने घटक गुणों को दर्शाते हैं और अलग अलग संगठन रखते हैं, जैसे पीतल और जिंक। ठीक है, पीतल और जिंक,
नहीं, पीतल और जिंक नहीं, यहां पर कॉपर आएगा, यहां पर Cu आएगा, यहां पर आप तांबा और जिंक लिख लेना, जो निर्माण करेंगे किसका, पीतल का। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। जिसमें जो पीतल है आपका, कॉपर है आपका 30%, जिंक जो है आपका 30% और कॉपर जो है आपका वो कितना होगा 70% के आसपास। ठीक है, बोलो यस सर। और इस कहानी को हम आगे लेकर चलेंगे। हम बात करेंगे क्रोमेटोग्राफी की, जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्रोमा का मतलब होता है रंग, इसलिए आपने देखा होगा कि जब हम कहते हैं गूगल क्रोम, तो क्रोम में 4 कलर के रंग बने होते हैं, राइट। चलिए मुझे यदि रंगों को पृथक करना है तो मैं इस विधि का उपयोग करूंगा, जिसे मैं कहूंगा क्रोमेटोग्राफी। इसके अपन ने सारे टॉपिक वाइज से लेकर सब कुछ ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है। अभी ऑब्वियसली अपन बहुत डीप में नहीं पढ़ने वाले हैं, पर आप जानते हो कि जल में या विलायक में हर प्रकार के रंग की जो घुलनशीलता है वो अलग अलग होती है। जो कम घुलनशील है, बात समझ में आई, वो देर से पेपर में कनेक्ट होगा, जो ज्यादा घुलनशील है वो जल्दी पेपर में कनेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से जो है हम उपयोग करते हैं किसका, ध्यान से देखिएगा, क्रोमेटोग्राफी का। और एक देखो बड़ा अच्छा एग्जांपल भी है, रक्त में से नशीले पदार्थों को पृथक करने के लिए, यानी कि ड्रग्स को पृथक करने के लिए हम लोग उपयोग किसका करते हैं, तो भैया इसी का, क्रोमेटोग्राफी का। इसका कोनो हिंदी नाम नहीं है, ठीक है। चलो और आगे बढ़ेंगे, आओ। आसवन यानी कि डिस्टिलेशन आप जानते हो। अब हम थोड़ा डीप में एक 1 बाय 1 पढ़ रहे हैं। एक ऐसी विधि जिसमें द्रव को वाष्प या गैस में बदला जा सकता है तथा पुनः ठंडा करके वाष्प या गैस में परिवर्तित किया जा सकता है, इसको अपन लोग बोलते हैं डिस्टिलेशन यानी कि आसवन। जैसे जल का और एसीटोन का जो विलयन है, इसको आप आसवन विधि द्वारा पृथक कर सकते हो। बहुत शानदार कहानी। और बढ़ेंगे आगे। क्रिस्टलीकरण और अपकेंद्रण भी हम जानते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्रिस्टलीकरण में वह विधि जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से अलग किया जाता है। तो ये सारी विधि अपन पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। सुनो, प्रभाजी आसवन से आता है क्वेश्चन। मैंने कहा मेरे पास एक द्रव है जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है कितना है, क्वथनांक जिसका है 75 डिग्री सेल्सियस। आपने कहा ओके सर। मेरे पास एक द्रव और है, द्रव है इसका है 82 डिग्री सेल्सियस। अब भैया 25 डिग्री सेल्सियस से कम है दोनों के क्वथनांकों का अंतर, तो हम फिर आसवन से काम नहीं चलेगा, हम एडवांस आसवन की उपयोग करेंगे, जिसको हम कहते हैं प्रभाजी आसवन यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिससे हम पेट्रोलियम के सारे अवयवों को दूर करते हैं। ठीक है, चलिए बेस्ट एग्जांपल है पेट्रोल का, इसलिए हमने सुना होगा अपन ने 7th क्लास में, 8th क्लास में और 9th में भी पढ़ा होगा पेट्रोल का प्रभाजी आसवन। क्लियर है, बोलो यस सर। बहुत शानदार कहानी, आ जाओ। ठीक है, और यदि हम बात करें भैया तो अभी तक कितने तत्व अपने को मिले हैं, तो 100 से ज्यादा, लगभग 118, जिसमें से अधिकांश जो हैं वो कैसे हैं, राइट, धातु हैं। बाकी के जो हैं वो अधातु या उपधातु हैं। प्राकृतिक तत्व जो हैं वो कितने हैं, 92 के आसपास। और कमरे के ताप पर 11 ऐसे तत्व हैं जो कि गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, जिसमें कि 6 जो हैं वो तो बेसिकली आपकी क्या है, राइट, आपकी आदर्श गैसें या उत्कृष्ट गैसें। अब बचिए 5, नाम लिख लेते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और हाइड्रोजन। और 6 होंगी आपकी उत्कृष्ट गैसें, रेडॉन से लेकर हीलियम तक। ठीक है, पारा और ब्रोमीन 2 ऐसे तत्व हैं जो कमरे पर द्रव हैं। गैलियम और सीजियम कमरे के तापमान को थोड़ा बढ़ाओगे तो भी द्रव रूप में आ जाएंगे। और इस तरीके से इस पूरे चैप्टर की जो कहानी है वो आपके सामने रखी गई है। थोड़ा फास्ट अपन ने पढ़ा है, कोई यदि डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। और इसी तरीके से जो क्लासेस हैं, अगला लेक्चर है, सब कुछ आपको मिलने वाला है आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जैसे आप कहते हैं मैग्नेट ब्रेन्स। सर्च करना है गूगल पे मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा पेज आपको मिलेगा। यदि आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं, ये रहा भैया आपका मेन्यू। यदि आप हिंदी मीडियम वाले हैं, नीचे की तरफ सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप बढ़िया से पढ़ाई कर सकते हो और आप वीडियोस का एंजॉय कर सकते हो फ्री। किधर गया, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी के साथ में आपको बुक्स और ई बुक्स भी एक्सेस करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप वहां से पढ़ सकते हो। स्टूडेंट्स, कोई डाउट यदि होगा तो बेटा पूछ लेना, नॉट टू वरी, अपन बढ़िया तरीके से तैयारी करेंगे और शानदार रिजल्ट लेकर आएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।